कल से हमने चालू किया था गंगा नदी तंत्र, और गंगा नदी तंत्र को पढ़ने से पहले हम लोगों ने मैप बेस्ड एक स्लाइड देखा था, जिसमें हमने ये पता लगाया था कि हमारी जो क्या हो गया नहीं ठीक है हमारी जो नदियां हैं, कुछ नदियां हमारी टीथिस सागर में गिरती थी, कुछ नदियां हमारी टीथिस सागर में गिरती थी, और कुछ नदियां हमारी सीधे अरल सागर में जाती थी। और बहुत सारी नदियां हमारी अरल सागर में गिरने के बाद किस तरीके से वह उन्होंने अपना रुख बदला, ये भी हमने देखा। गंगा नदी तंत्र हमारे भारत का सबसे विशाल और सबसे जटिल तंत्र जो है वो गंगा नदी तंत्र है। और आपको बता दें, भारत के उत्तर के मैदान को बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो है गंगा नदी का हाथ है, क्योंकि गंगा नदी की कई सारी सहायक नदियाँ, कुछ पठारी नदियाँ जो वहाँ जाके मिलती हैं, और कुछ हिमालयी नदियाँ गंगा से आके मिलती हैं और अपने साथ अच्छा खासा अवसाद इकट्ठा करके लाती हैं और जमा कर देती हैं मैदानी क्षेत्र में। नतीजा हमने देखा कि हमारे पूरे भारत का जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। अब सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का इसलिए है क्योंकि यहाँ पर छोटी बड़ी सभी नदियों ने यहाँ पर अवसाद लाके इकट्ठा कर दिया। कल हमने ये भी देखा कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी वास्तविक गंगा नदी कहलाने से पहले 5 प्रकार के प्रयाग का निर्माण करती है। 5 प्रयाग का निर्माण करती है, और जो ये निर्माण करती है प्रयाग का, इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, और आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई सारे ग्लेशियर हैं, हिमानी है, और वहाँ हिमानी से पानी रिस के जहाँ पर ढाल होती है वहाँ पर पानी बहता है, और बहने की वजह से नदियों का निर्माण होता है। सबसे पहले कल हमने पढ़ा था कि बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, अलकनंदा। और अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है, धौली गंगा। तो जब अलकनंदा से धौली गंगा नदी मिलती है तो हमारा पहला प्रयाग बनता है जिसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद जब ये दोनों का संगम हो जाता है तो अलकनंदा नदी के नाम से ही ये नदी चलती है, और इसके बाएं हाथ से नंदाकिनी नदी आके मिलती है, और दूसरा प्रयाग बनता है जिसको बोलते हैं नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग ये नदी बनने के बाद आगे इस नदी को अलकनंदा नाम से ही जाना जाता है। और अलकनंदा नदी जैसे ही आगे बढ़ती है तो पिंडार ग्लेशियर, यहाँ पे है कहीं पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी आके मिलती है, तो तीसरा यहाँ पर प्रयाग बनता है जिसको बोलते हैं क्या, कर्ण प्रयाग। अब कर्ण प्रयाग बनने के बाद जो नदी बहती है उसको अलकनंदा ही कहते हैं। और केदारनाथ से एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी, और मंदाकिनी जब ये अलकनंदा से मिलती है तब बनता है चौथे नंबर का प्रयाग, रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग के बाद जो नदी बनती है उसको अलकनंदा ही कहते हैं। और अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है और गंगोत्री ग्लेशियर से जो धारा आती है जिसको बोलते हैं भागीरथी, तो वो जाके मिलती है किससे, वो जाके मिलती है अलकनंदा से। और हमारा अंतिम प्रयाग बनता है उत्तराखंड का जिसको बोलते हैं देव प्रयाग, है ना। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझना है तो आप लोग इसको चाहे तो नोट्स के रूप में कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। नोट्स के रूप में कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं कि जैसे क्या हो जाएगा, अलकनंदा और प्लस कौन सी नदी, धौली गंगा। अलकनंदा प्लस धौली गंगा क्या बनाते हैं भाई, जरा बताइए, विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है। ये पहला प्रयाग। दूसरा फिर देखो, दूसरा क्या है भाई, अलकनंदा और प्लस, अलकनंदा प्लस क्या है, नंदाकिनी। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी, ये कौन सा प्रयाग है, नंद प्रयाग। उसके बाद तीसरा प्रयाग क्या है हमारा, अलकनंदा और प्लस कौन सी नदी, पिंडार नदी।
क्या बनाती है भाई ये? कर्णप्रयाग, ठीक है। और चौथा क्या हो जाएगा हमारा? अलकनंदा और प्लस मंदाकिनी। कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग, ठीक है। और पांचवा क्या हो जाएगा हमारा? अलकनंदा प्लस भागीरथी। कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। सभी प्रयागों में पवित्र देव प्रयाग, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अपने कॉपी में नोट्स बनाइए। इसमें आपको पता रहेगा कि कौन सी नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है। क्लियर है? नोट्स आपके इतने सटीक बनने चाहिए, ध्यान देना। नोट्स आपके इतने सटीक बनने चाहिए कि देखते ही आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। क्लियर है? और जब अलकनंदा और भागीरथी नदी, ये दोनों का प्रयाग देव प्रयाग बनता है उत्तराखंड में, तो ये नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। और गंगा के नाम से जानने के बाद ये नदी उत्तराखंड में प्रवेश करती है। और उत्तराखंड में इसकी जो ढाल है वो क्या होती है? तीव्र होती है, क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र में इसका ढाल ज्यादा है। नतीजा कटाव ज्यादा करती है, चट्टानों का, पर्वतों का कटाव ज्यादा करती है। और जैसे ही ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, इसकी जो ढाल है वो मंद हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसको मिल जाता है मैदानी क्षेत्र। क्लियर है? आप बोल सकते हो कि उत्तराखंड के तराई क्षेत्र से बहते हुए और अवसाद को इकट्ठा करते हुए उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में यह प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये जल्दी से अपने हिसाब से लिख लीजिए, इस हिसाब से बनता है। ठीक है, थोड़ा जगह कम थी इसलिए इस प्रकार से हमने लिखा है, तो बहुत अच्छे से लिखते हैं। चलिए देख लीजिएगा, पीडीएफ तो पहुंच ही जाएगा अपने आपको। देखिए, विष्णु प्रयाग से आगे कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा नदी से आकर मिल जाती है। उसके बाद रुद्र प्रयाग में अलकनंदा नदी कौन सी? मंदाकिनी नदी से आकर मिल जाती है। और रुद्र प्रयाग से आगे देव प्रयाग में अलकनंदा नदी से भागीरथी मिल जाती है। और उसके बाद ये क्या कहलाती है, जरा बताइए? गंगा नदी कहलाती है। देखिए, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा को गंगा नदी कहते हैं। और गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कल 5 राज्य बताए देना, कौन कौन सा है? उत्तराखंड है, और उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। कुल कितने देशों को कवर करती है? 2 देश। एक कौन सा है? भारत और एक बांग्लादेश। और हर जगह इसके अलग अलग नाम है। क्लियर है? तो गंगा नदी के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही बन जाता है। क्लियर है? चलिए देखिए, हमारे भारत के मैप में ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, जैसे प्राणियों में नसें होती हैं और नसों में रक्त का संचरण होता है, उसी प्रकार से इस तरीके से देखो नदियां होती हैं और नदियों में पानी का संचरण होता है, जो जीवन की लाइफलाइन होती है, जो मनुष्य की लाइफलाइन होती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन कौन सी नदी है, तो वो गंगा नदी है। क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से ऐसे बहती है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर की दिशा के लोग भी इसका पानी ग्रहण करते हैं और दक्षिण के लोग का भी इसका पानी ग्रहण करते हैं। अब जैसे आपकी बात करें, इलाहाबाद है, अब इलाहाबाद के आसपास का इलाका है, तो गंगा नदी का पानी चारों तरफ तो मिल रहा होगा, है ना। अब जैसे हम कौन सी नदी किनारे रहते हैं? मंदाकिनी नदी किनारे। अच्छा, ये मंदाकिनी उत्तराखंड वाली है कि हमने अपने से बनाया है? हर घर नौकरी क्यों नहीं करते ये लोग? हर घर शिक्षा योजना, हर घर नौकरी योजना, है ना। चलिए आपको एक चीज बता दें, हम कौन सी नदी के किनारे रहते हैं? यमुना नदी के किनारे। अब यमुना नदी यहाँ से राजापुर में, तो ये मत सोचो सर 30 किलोमीटर दूर कोई किनारा होता है क्या? अरे यहाँ से लेके सतना तक का भी किनारा ही होगा। 100, 200, 300 किलोमीटर का किनारा ही माना जाता है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है और ये इन्हीं नदियों द्वारा बनाया गया है। क्लियर है? हमारा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र अगर इतना ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, तो इन्हीं नदियों द्वारा बहाया गया अवसाद ही है ये। क्लियर है? आए समझ में? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। गंगा नदी, देखो क्या बोल रहा है, गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई कहां पे है भाई? उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? चलिए सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आपको ये मैप दिखा देते हैं। देखिए ये मैप है,
ये मैप है और ये बीच में आपको गंगा नदी तंत्र दिखाया गया है। क्लियर क्लियर है। देखिए जहां जहां पर मेरा पेन चलेगा वो गंगा नदी है। ये देखिए ये यहां से गंगा नदी ऐसे बहती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल से सीधे कहाँ जाती है? देखिए ये यहां पर हमारा उत्तराखंड पहला राज्य, फिर जब उत्तराखंड से लेके ये पूरा राज्य, ये कौन सा है? यूपी। फिर छोटा सा यहाँ पे क्या जुड़ रहा है भाई? बिहार। और छोटा सा क्या जुड़ रहा है यहाँ पे? झारखंड। ठीक है, और इतना क्या जुड़ रहा है यहाँ पे? बंगाल। और उसके बाद तो पूरा देश बांग्लादेश आ जाता है। तो बात ये है कि गंगा नदी का सबसे लंबा प्रवाह कहाँ पे होता है? वो हमारा यूपी है। अगर आपके यूपी जीके में प्रश्न आ गया कि भाई गंगा नदी का सबसे ज्यादा प्रवाह कहाँ होता है, तो वो तो हो जाएगा क्या भाई? वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा यूपी। लेकिन अगर वही पूछ ले कि सबसे कम प्रवाह कहाँ होता है, तो वो क्या होता है? झारखंड में। ठीक है, आए समझ में? अब चाहे थोड़ा प्रवाह हो चाहे ज्यादा प्रवाह हो, भाई पानी से सिंचित तो कर ही रही है ना, है ना? पानी से सिंचित तो कर ही रही है। क्लियर है? देखिए जरा इसमें क्या है, क्या बोल रहा है? गंगा नदी, गंगा नदी का सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम लंबाई कहाँ पे है? झारखंड में। गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी क्षेत्र पर प्रवेश करती है, और जब वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है उसी को हमारे भारत का, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर वाला क्षेत्र बोलते हैं। क्लियर है? उत्तर प्रदेश, देखिए हमने उत्तराखंड को क्यों अलग किया उत्तर प्रदेश से? मतलब हमने नहीं, सरकार ने। ठीक है, कल को तुम लड़ भिड़ो मुझसे, है ना? तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने उत्तराखंड को क्यों अलग किया? क्योंकि वो पूरा पर्वतीय क्षेत्र था और हमारा उत्तर प्रदेश क्या था? मैदानी क्षेत्र था। प्लस वहाँ की जनजाति अलग थी, यहाँ की जनजाति अलग थी, वहाँ की बोली अलग थी, यहाँ की बोली अलग, वहाँ का कल्चर अलग, यहाँ कल्चर। तो बहुत सारे बिंदु थे जिनको देखते हुए दो राज्य बनाए गए। क्लियर है? उत्तराखंड पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, यानी गंगा नदी की ढाल तीव्र होगी, और उत्तर प्रदेश हमारा मैदानी क्षेत्र है, यानी गंगा की नदी की जो ढाल है, जो स्पीड है, वो क्या होगी? मंद होगी। क्लियर है? गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। अब पता है क्या, ये जो उत्तराखंड का जो बता रहे हैं ना, ये हरिद्वार, अब ये हरिद्वार पता है हमारे भारत की बाउंड्री से कितना दूर है? 100-150 किलोमीटर, मात्र 150 भी नहीं होगा, 100 किलोमीटर होगा। हमारे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर होगा, है ना? तो जब हरिद्वार से जब निकल जाती है तो उसके बाद फिर ये हमारे पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में जहां पर लक्ष्मण झूला है, हरिद्वार में, उत्तराखंड के हरिद्वार में जहां पर लक्ष्मण झूला है, वहां पे ये नदी बहती है। और आपको बता दें, वहां पर सेम वैसा ही माहौल है जैसे यहाँ पर प्रयागराज के संगम में। आपने देखा होगा कि बहुत चलना पड़ता है और फिर उसके बाद नदी मिलती है, तो वहाँ पर भी बहुत चलना। एक धार्मिक स्थल है। और आपको बता दें, हमारे देश के जितने भी धार्मिक मेले होते हैं, जो सबसे बड़ा धार्मिक मेला है महाकुंभ, वो हरिद्वार में यहीं पर इसी नदी के किनारे मनाया जाता है। क्लियर है? आए समझ में? आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 वितरिकाओं में बढ़ जाती है। मतलब जैसे ही ये नदी पश्चिम बंगाल में बैठती है तो एक मतलब नदी तो एक ही है, लेकिन एक इसकी धारा ऐसे, एक नदी आगे चली जाती है इसी में से, और एक ऐसे टर्न ले लेती है। तो जो टर्न ले लेती है उसको हम क्या बोलते हैं? नदी हुगली। और जो आगे चली जाती है वो बंगाल में कहलाती है भागीरथी। और जैसे ही बांग्लादेश में पहुंच गई तो क्या? पद्मा। जैसे ही बांग्लादेश में पहुंच गई तो क्या? पद्मा। और आपको बता दें, जो हावड़ा ब्रिज बना हुआ है वो इसी हुगली नदी के किनारे, और जो कलकत्ता शहर है ना, वो भी इसी हुगली नदी के किनारे है। क्लियर है? आए समझ में? पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 वितरिकाओं में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली। मुख्य नदी कौन सी होती है? भागीरथी। अर्थात गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर, कहां पर? दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। यानी गंगा नदी, भागीरथी नाम। अब भागीरथी नाम 2 जगह है, एक उत्तराखंड में है और एक कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भी, उत्तराखंड में भी जो भागीरथी नाम है ना, वो गंगा का ही नाम आप बोलोगे। क्लियर है? ओके।
कोलकाता हुगली नदी के ही तट पर स्थित है। क्लियर है। और आपको बता दें, जिस प्रकार का पाठ गंगा नदी का देखने को मिलता है बनारस में, इसी प्रकार का पाठ देखने को मिलता है हुगली में, कलकत्ता में हुगली नदी का। हुगली नदी भी बहुत विशाल नदी है, बहुत बड़ी नदी है, पूरे कलकत्ता को पोषित करती है ये हुगली नदी। क्लियर है। छोटा नागपुर पठार, देखिए छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी से बहने वाली कौन सी नदी? दामोदर नदी पूरब दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। याद है ना, पता है ना, छोटा नागपुर का पठार झारखंड छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, और वहां से दामोदर नदी निकलती है और दामोदर नदी बंगाल में प्रवेश करती है, और बंगाल में प्रवेश करने के बाद, प्रवाहित होने के बाद सीधे हुगली में मिल जाती है। और इस नदी में अत्यधिक बाढ़ आती है और अत्यधिक तबाही मचाती है। यही कारण है कि इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बिहार, पश्चिम बंगाल कोसी नदी को बिहार का बोला जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक बोला जाता है। ठीक है। जो बिहार में कोसी नदी है वो नेपाल से आती है, हिमालयी नदी है, और वो हर साल अपना रास्ता चेंज करती है, नतीजा हर साल बाढ़ के कारण अच्छा खासी तबाही मचाती है। उसी प्रकार से जो दामोदर नदी है ये विंध्याचल के भ्रंश घाटी से निकलते हुए, छोटा नागपुर के पठार से निकलते हुए ये बंगाल में प्रवेश करती है। लेकिन जब तक हुगली से नहीं मिल जाती तब तक तो बंगाल में बही रही है, और बंगाल में बहने की वजह से जब उफान आता है तो वहाँ तबाही मचाती है, इसलिए हम इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। क्लियर है। गंगा नदी की मुख्य धारा कौन सी नदी है? भागीरथी, अथवा गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचकर उसका नाम क्या कहते हैं भाई? पद्मा। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। क्लियर है। आए समझ में। ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? पद्मा। अभी समझिएगा थोड़ा सा, इसमें से थोड़ा सा भी समझिएगा, आपको डायग्राम के हिसाब से देखो बताते हैं, डायग्राम के हिसाब से बताते हैं। देखिए ये बांग्लादेश में नदी गई क्या? गंगा। ये रहा बांग्लादेश, ये हमारा यहाँ पे बंगाल। जैसे ये नदी बांग्लादेश के अंदर गई तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पद्मा। वहां से नदी आई ब्रह्मपुत्र, असम में इस नदी का नाम क्या है भाई? ब्रह्मपुत्र। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश के अंदर आई तो इसका नाम क्या पड़ गया? जमुना। अब जब दोनों का संगम हो गया, एक नदी बन गई, तब ये नदी क्या कहलाती है? पद्मा। लेकिन मणिपुर से वहां से नदी आ रही होती है जिसका नाम क्या है? मेघना। और जब ये नदी मेघना से मिल जाती है तब जाके इसको क्या कहते हैं? मेघना। और जब ये मेघना नदी बन जाती है तो उसके बाद बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है और सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। क्लियर है। आए समझ में। तो देखो कितने सारे नाम चेंज हो रहे हैं, नदी एक ही है, नाम चेंज अलग हो रहे हैं, है ना। जैसे आप लोगों का यहाँ पे नाम कुछ और है और इंस्टाग्राम में नाम कुछ और है आपका, है ना। यहाँ पे आपका नाम है, जो भी आपका नाम हो, फेसबुक में सैड बॉय राहुल, है ना। एक लड़के का नाम मैंने देखा सैड बॉय राहुल, जिसका जीवन ही दुख भरा है, इसने नाम भी रखा तो क्या? सैड बॉय राहुल। अत्यधिक दुख है, इसको अष्टांगिका मार्ग की जरूरत है, ठीक है, ताकि इसके दुखों का निवारण हो सके। क्लियर है। ओके, चलिए, तो ये कंसेप्ट आप लोग समझे। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना, दोनों का मिलन हुआ तो पद्मा। फिर मणिपुर से एक नदी आई मेघना, मिल गई तो मेघना, और बन गया सुंदरवन का डेल्टा। क्लियर है। आए समझ में। चलिए अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी मिलने के बाद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है? पद्मा। आगे चलकर पद्मा नदी से मेघना नदी, अब मेघना ही नदी को क्या बोला जाता है? बराक नदी। तो इन दोनों नदियों की मुख्य धारा को क्या बोलते हैं? मेघना नदी। ठीक है। और मेघना नदी फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। क्लियर है। ओके, देखिए जो जल गिराती है ना, अब आप इसमें से क्या नदी को ढूंढ पाओगे कि नदी कहाँ है? ये है, देखो सुंदरवन का डेल्टा। ये देखो, ये सुंदरवन का डेल्टा कुछ इस प्रकार का होता है। अब देखिए,
मुख्य नदी बहुत आगे कुछ कोई यहां पर होगी। जो मुख्य नदी है, ध्यान देना, जो मुख्य नदी है वो कहीं यहां पे होगी, ऐसे बह रही होगी। पर जब वो बंगाल की खाड़ी में विलीन हो रही होती है तो उसकी कई सारी धाराएं बढ़ जाती है, ऐसे कई सारी धाराएं बढ़ जाती हैं। देख रहे हैं आप, ऐसे बना हुआ है ना। अब ये जो कई सारी धाराएं बढ़ जाती है, इसी को नदी का मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी का मुहाना। अब ये जो कई सारी, एक ही नदी कई सारी धाराओं में बढ़ गई, इसके बीच की जो जगह होती है ना, ये अवसाद से एकत्रित भू का भाग होता है, भूभाग होता है, और ये चारों तरफ से जलमग्न होता है। तो एक तरीके से इनको द्वीप भी कह सकते हैं और दलदलीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। और दलदलीय क्षेत्र है, नमकीन पानी है, और जहां पर ये गंगा का या नदी का मीठा पानी ये समुद्र से मिल रहा होता है, यानी ये वाला क्षेत्र, यहां पर लवणता कम होती है। इस वाले क्षेत्र में लवणता कम होती है। इस वाले क्षेत्र में लवणता इसलिए कम होती है क्योंकि खारे पानी से मीठा पानी मिल रहा होता है, तो नमक को वो डाइल्यूट कर देगा, मतलब उसके असर को क्या कर देगा? कम कर देगा। क्लियर है? आए समझ में? अब इस डेल्टा को आप अच्छे से देख लीजिए। ये है वो डेल्टा, ये जितने भी मिट्टी के टुकड़े दिख रहे हैं और आपको लाइनिंग दिख रही है, उत्तर से दक्षिण जो लाइनिंग दिख रही है वो नदी के पार्ट हैं, वो नदी के अलग अलग आप हो सकते मुहाने हैं, और उनके बीच में जो हरा हरा दिख रहा है ये भूभाग है, और ये भूभाग चारों तरफ से जलमग्न है, और ये दलदली क्षेत्र है। यहीं पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, यहीं पर अत्यधिक जूट की खेती होती है, और यहीं पर सुंदरी वन और सागवन के पेड़ पाए जाते हैं। क्लियर है? यहाँ पर मार्श गैस भी पाई जाती है, क्योंकि दलदली क्षेत्र है, मार्श गैस भी पाई जाती है। क्लियर है? आया समझ में? दलदली क्षेत्र है। कैटफिश, कैटफिश बहुत पाई जाती है यहाँ पे। कैटफिश दलदली क्षेत्र की मछली है। क्लियर है? आया समझ में आप लोगों को? ये है देखो सुंदरवन का डेल्टा। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर दिखाते हैं। बराक नदी अथवा मेघना नदी मणिपुर से निकलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, अर्थात पद्मा नदी और जमुना नदी की मुख्य धारा कौन सी? पद्मा नदी। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। अब सुंदरवन का डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कौन से पेड़ों की बहुलता है? सुंदरी वृक्ष। क्लियर है? आए समझ में? सुंदरवन के डेल्टा पर सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता है, और होने के कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। और सुंदरवन के डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है। मतलब ये देखो हमारी हुगली नदी, और ये ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, यहां से लेके पूरा ये क्या है भाई? तो इतना डेल्टा हमारे हिस्से में आता है, और इतना डेल्टा किसके? बांग्लादेश के हिस्से में आता है। क्लियर है? और हमारे हिस्से में जो डेल्टा आता है उससे हम अच्छा खासा पैदावार करते हैं, और बहुमूल्य जो पेड़ होते हैं उनका बोते भी हैं, कटाई भी करते हैं, और उसका आयात निर्यात करते हैं। नतीजा हमारी जीडीपी बढ़ती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हो गया। अब देखिए वास्तविक रूप से डेल्टा दिखाई कैसे देता है। ठीक है? ये डेल्टा इतना बड़ा क्षेत्र है कि अभी आपने जो छोटे छोटे द्वीप जैसे भूभाग देखा, वहां पर खड़े हो जाओगे तो नहीं दिखेगा ऐसे। अब देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि एक नदी बहती हुई जा रही है और इसके बगल में ये पानी है। आपको ऐसा आभास हो रहा होगा दूर से कि ये पूरा जलमग्न है और दलदल वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आप जाओगे तो घुस जाओगे। क्लियर है? आए समझ में? आपके प्रॉपर्टी का हिस्सा बच जाएगा, वो आपके भाई के नाम हो जाएगा। यही है देखो सुंदरी वृक्ष। ठीक है? और ये जो पेड़ है इनकी गुणवत्ता ऐसी होती है कि ये पानी से सड़ते नहीं हैं। ठीक है? इन्होंने अपने आप को प्रकृति में इतना ज़्यादा ढाल लिया कि कितना भी जलमग्न ये हो जाए ये पेड़ नहीं सड़ेंगे। क्यों? अब ये पानी वाले पौधे हो गए। और ये कौन से पानी वाले? खारे पानी वाले।
क्यों? समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। आप इनको निकाल के यहाँ ले आओगे तो ये सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इनको खारा पानी चाहिए। क्लियर है? देखिए कुछ इस प्रकार से दिखता है सुंदरवन का डेल्टा। पेड़ ही पेड़ होते हैं, पानी वहाँ का मटमैला होता है। मटमैला पानी क्यों होता है? क्योंकि अवसाद होता है, अवसाद का पानी होता है। अवसाद का पानी हमेशा मटमैला दिखता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। चलिए आगे थोड़ा सा पॉइंट और पढ़ते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन से वन पाए जाते हैं भाई? मैंग्रोव वन। अब मैंग्रोव वन का मतलब ही है दलदलीय वन, जो वन दलदल में पैदा होते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से मैंग्रोव और कुसेरीना या सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। एक और जोड़ दो क्या? सागौन। और एक जोड़ दो क्या? जूट। ये भी होता है यहाँ पे। मैंग्रोव वनों की वनस्पतियों की लकड़ियाँ बहुत कठोर होती हैं और उनकी छाल क्या होती है? नमकीन। अब नमकीन क्यों होती है? क्योंकि उनको कौन सा पानी मिलता है? खारा पानी मिलता है। क्लियर है? आए समझ में? क्योंकि इन वनस्पतियों की जड़ें डेल्टा क्षेत्र के समुद्र में जल में डूबी रहती हैं। तो सीधी सी बात है, जब वह समुद्र के पानी में डूबा है तो समुद्र का पानी का ही अवशोषण करेगा, यानी नमक के कण भी उसमें जाएंगे। क्लियर है? आए समझ में? ओके। भारत में बंगाल टाइगर मैंग्रोव वनों के क्षेत्र के अंतर्गत ही पाए जाते हैं, अर्थात बंगाल टाइगर सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य भी है ना, सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य भी है ना, तो सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य में सब पाए जाते हैं। क्लियर है? इसी के नाम से अभयारण्य बना दिया। ओके, अगला जरा देखिए। भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है और उसके बाद गुजरात में दूसरे नंबर पर और तीसरे स्थान पर क्या है? आंध्र प्रदेश। आपको पता होना चाहिए कि गुजरात में डेल्टाई क्षेत्र है, सुंदरवन का डेल्टा मतलब दलदली क्षेत्र है। गुजरात को कैसे भूल सकते हैं? याद है ना, रण का कच्छ या कच्छ का रण, जो भी है दलदली क्षेत्र है ना, वहाँ भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, वो भी दलदली क्षेत्र है। हमारे भारत में नेचुरल मार्श गैस सबसे ज़्यादा गुजरात में ही पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैंग्रोव वनों का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा है। पहले नंबर पे बंगाल है, दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टा से बनता है क्या? मैंग्रोव वनों का क्षेत्र। क्लियर है? ये डेटा याद रखना है, बहुत अच्छे से बनाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ा। गंगा नदी की कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ पर ये विलीन हो जाती है। और कभी भी अगर हम नदी को पढ़ते हैं तो मेक श्योर कि कोई भी नदी की सहायक नदियाँ आपको जरूर पढ़ना चाहिए। किसी भी नदी की सहायक नदियाँ आपको जरूर पढ़नी चाहिए। सहायक नदियों का मतलब होता है कि जो अपना जल मुख्य नदी पर गिराती है और उस नदी को सहायता करती है। सहायता किस क्षेत्र में? पानी के क्षेत्र में, अवसाद के क्षेत्र में। अब देखो ये हमारे उत्तर भारत का मैप है, उत्तर प्रदेश भी आप बोल सकते हो। तो जरा देखिए इसमें कौन कौन सी नदी आकर मिली हुई है। जो डार्क नीले कलर से है ये हमारी गंगा मुख्य नदी है। अब अगर ये गंगा उत्तराखंड से बह रही है तो जरा देखो इसमें गोमती नदी मिल रही है, घाघरा नदी अपना जल गिरा रही है, गंडक नदी अपना जल गिरा रही है, कोसी नदी अपना जल गिरा रही है। तो ये तो हिमालय से आने वाली नदियां हैं। पठारी नदियां भी इसमें मिलती हैं। सबसे पहले तो देखो एक हिमालय नदी जो सबसे लंबी सहायक नदी है, यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी से मिलती है। और देखो ये पॉइंट ये यहाँ पर क्या है? संगम है, संगम बनाती है। फिर देखो सोन नदी आके मिलती है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारी नदियाँ हैं, कई सारी छोटी बड़ी नदियाँ आके जलमग्न करती हैं मुख्य नदी को। क्लियर है? और उस नदी की जल ग्रहण करने की क्षमता क्या है? बढ़ती है। अब अगर हम यमुना को ही देखें, यमुना अपना जल तो हमारी गंगा में गिरा रही है। इंदौर से चंबल निकल के जमुना में गिर रही है, यमुना में। और यमुना का पानी कहाँ जा रहा है? गंगा में। फिर देखिए बेतवा, ठीक है, काली सिंध, ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ ये यमुना में मिलती हैं और पूरा का पूरा जल कहाँ पे गिरा रही है? केन नदी,
केन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की, यमुना की? यमुना की सहायक नदी है। और यमुना नदी फिर किस में मिलती है? गंगा में। यानी पठारी नदियों का भी पानी इनडायरेक्टली कहां गिर रहा है? गंगा में। तो गंगा के जल ग्रहण क्षमता क्या है? बढ़ रही है ना? आए समझ में? ओके, चलिए इसको पढ़ते हैं अच्छे से। गंगा नदी के दाहिने हाथ, दाहिने हाथ मतलब ये वाला हाथ, दाहिने हाथ के मिलने वाली नदियां, गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियां मुख्य रूप से कौन सी है? यमुना। यहां पर एग्जाम में आता है कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो उत्तर क्या होगा? यमुना। और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। ठीक है, आए समझ में? तो मुख्य रूप से कौन सी है? देखो, यमुना है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, टोंस है, और कौन सी नदी? सोन नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गंगा नदी में आके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दाएं हाथ से आती हैं। कौन से हाथ से? दाएं हाथ से आती हैं। क्लियर है? कौन कौन सी? यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और कौन सी? सोन। गंगा नदी के दाहिने तट पर, क्या बोल रहा है? गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली प्रायद्वीपीय पठार की नदी, देखो प्रायद्वीपीय पठार की नदी कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। और आपने गौर किया होगा, जब मैं विंध्याचल श्रेणी पढ़ा रहा था तो उस समय इन नदियों का निर्माण भ्रंश घाटियों से हुआ था, यानी विंध्याचल की श्रेणियों से हुआ था। तो विंध्याचल की श्रेणी बीच में दरार पड़ गई, भ्रंश पड़ गया, उठ गया, तो कुछ नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगी और कुछ नदी दक्षिण की ओर। तो जो उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगी नदी वो कौन कौन सी थी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। इसमें से कुछ नदी तो डायरेक्टली गंगा में मिल गई और कुछ नदियों ने अपना पानी किस में गिराया? यमुना में। और यमुना में गिराने के बाद यमुना ने अपना पानी कहां पे गिराया? क्लियर है? आपकी जेब में आपके पापा ने पैसे भरे और आपने हमारी जेब में भरे और हमने अपने टीचरों की जेब में भरे, है ना? बात तो ऐसे ही है ना? तो सेम चीज यहां पर ऐसा है। आगे लिखिए, आगे देखिए, गंगा नदी की एकमात्र हिमालय सहायक नदी कौन सी है? यमुना, जो कि इसके दाएं तट पर आकर मिलती है। दाएं हाथ की बोल रहा है, ठीक है, ध्यान देना। यमुना गंगा नदी की दाएं हाथ की सहायक नदी, और वो भी एकमात्र, जो कहां से आ रही है? हिमालय से आ रही है। बाएं हाथ की देखे तो बाएं हाथ की तो सब के सब क्या है? हिमालय नदी है, गोमती को छोड़कर, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको यमुना नदी के बारे में बताएंगे। यमुना नदी, ठीक है, सहायक नदी है ना? यमुना नदी को हमको पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में बनता है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी हिमालय सहायक नदी है और यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपूंछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज के बहुत अच्छे, नहीं इसको कुछ मत करो, इसको कुछ मत करो, ठीक है? आए समझ में? बंदरपूंछ चोटी से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में नदी से मिलती है। और पुराणों में कहा गया है कि जो संगम है, संगम में कितनी नदियों का मिलन होता है? 3, गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन बोलते हैं कि गंगा और यमुना का भौतिक रूप से होता है और सरस्वती का गुप्त रूप से। क्लियर है? आए समझ में? ओके, आगे देखिए, यमुना नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी से क्या है? छोटी है। यमुना नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी नदी से क्या है? छोटी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। और सबसे बूढ़ी गंगा भी किसको बोलते हैं? गोदावरी को, ठीक है? दक्षिण की गंगा भी किसको बोलते हैं? गोदावरी को, ठीक है? अब इससे महाराष्ट्र हो गया और ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब सिंचित होते हैं। क्लियर है? यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1385 किलोमीटर लगभग। अब यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। देखिए आपको बता दें, ये देखिए, ये है हमारी यमुना नदी
अब यमुना नदी से देखिए बनास नदी आती है तो चंबल में मिलती है, ठीक है। शिप्रा नदी आती है तो चंबल में मिलती है। चंबल नदी आगे चल के यमुना से मिलती है। चंबल नदी से ही काली सिंध, चंबल नदी से ही पार्वती, चंबल नदी से ही कूनो नदी, फिर आगे चल के यमुना से सिंध नदी, फिर आगे चल के यमुना से बेतवा नदी, आगे चल के इसी से फिर केन नदी, और एक टोंस नदी है वो गंगा से मिल जाती है, सोन नदी है वो गंगा से मिल जाती है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जल कहाँ गिराती है? गंगा नदी में। क्लियर है? चलिए, चंबल सिंध बेतवा केन, यद्यपि चंबल सिंध बेतवा और केन नदियां गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, लेकिन ये चारों नदियां अपना जल किसमें गिराती हैं? यमुना में गिराती हैं। किसमें गिराती हैं भाई? यमुना नदी में गिराती हैं। क्लियर है? यानी ये चंबल सिंध बेतवा केन ये सब गंगा नदी की सहायक नदी तो है, पर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कैसे? इनका पानी पहले यमुना में जाता है और यमुना में जाने के बाद फिर गंगा में आता है। क्लियर है? आए समझ में? आगे देखिए, लेकिन ये चारों नदियां अपना जल सीधे गंगा नदी में ना गिराकर यमुना नदी में गिराती हैं। चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और चंबल सिंध बेतवा और केन ये चारों नदियां प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत मालवा के पठार से निकलती हैं। क्लियर है? यानी वही विंध्याचल के भ्रंशित घाटी से। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। टोंस और सोन नदी, इसके बारे में पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी पेट में आया था क्वेश्चन। टोंस और सोन नदी के बारे में यूपी ट्रिपल एससी पेट में क्वेश्चन आया था। टोंस और सोन ये दोनों नदियां भी प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर सीधे तौर पर किससे मिलती है? गंगा। यानी ये दाएं हाथ की डायरेक्ट सहायक नदियां हैं। क्लियर है? टोंस नदी प्रयागराज इलाहाबाद जिले में गंगा से आकर मिलती है, और सोन नदी मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलकर पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। क्लियर है? आए समझ में? अब जरा बताइए, एक नदी में इतनी नदी आकर मिलेंगी तो सीधी सी बात है, आसपास का जो क्षेत्र होगा वो जलमग्न तो होगा ही और उपजाऊ भी होगा। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं गंगा की बाएं हाथ की सहायक नदियां। गंगा नदी से जो बाएं हाथ की, बाएं हाथ मतलब ये वाला हाथ, देखिए रामगंगा नदी होगी, गोमती नदी है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, और भी नदियां हैं। क्लियर है? यमुना नदी को छोड़कर अन्य सभी हिमालयी नदियां गंगा नदी की बाएं तट पर आकर मिलती हैं, जिनका पश्चिम से पूर्व के क्रम पे इस प्रकार है। पहले नदी क्या मिलती है? रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। क्लियर है? ये इतना याद रखना है, इतना ही पूछा जाता है, एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता है। क्लियर है? रामगंगा और गोमती और घाघरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा नदियां उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, और गंडक नदी, कोसी नदी बिहार में प्रवाहित होती है, और महानंदा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हैं। यानी ये वाला क्षेत्र देखिए, कौन सा वाला क्षेत्र? देखिए रामगंगा, गोमती, घाघरा, फिर बिहार का गंडक और कोसी, और फिर महानंदा, ये कहाँ पे आ गया आपका? पश्चिम बंगाल और बिहार में। तो इस प्रकार से आके, यानी इनका ढाल उत्तर से दक्षिण है, और यहाँ पर आके ये गंगा नदी में मिल जाती हैं और गंगा नदी को जलमग्न कर देती हैं। क्लियर है? रामगंगा, गोमती, घाघरा नदियां उत्तर प्रदेश में, गंडक नदी, कोसी नदी बिहार में, और महानंदा बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती है, और फिर किस में मिल जाती हैं? गंगा नदी। चलिए और कुछ पढ़ लेते हैं इसमें। गोमती नदी यूपी जी में बन सकता है। गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है, जो कि हिमालय से ना निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। मतलब ये ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश से ही निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही विलीन हो जाती है ना? गंगा की ऐसी सहायक नदी जो उत्तर प्रदेश से ही निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही विलीन हो जाती है। गोमती नदी के किनारे है लखनऊ शहर, पता है ना? और गोमती नदी को लखनऊ में बहुत पूजा जाता है, और यही कारण है कि कई सारे बिजनेस वहाँ पर गोमती के नाम से हैं। जैसे हमारे चित्रकूट में बिजनेस, ज़्यादातर बिजनेस आपने
ले कामतानाथ, ले कामतगिरी, ठीक है, ये मंदाकिनी, इसी नाम से सुना होगा। कामतानाथ, कामतगिरी, और इन्होंने ये जो भगवान है ना, ये यहाँ की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपना प्रभुत्व संभाल रखा है। उसी प्रकार से आप लखनऊ जाओगे ना, गोमती नगर, गोमती ट्रांसपोर्ट, गोमती मिठाई, गोमती इंस्टीट्यूट, बहुत सारा, सब गोमती के नाम से। क्लियर है? गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से तराई के मैदान में स्थित फूलहर झील से होता है, ठीक है। लखनऊ और जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी जीके में पूछता है। क्लियर है? गंडक को नेपाल में शालीग्राम या नारायणी नदी भी कहते हैं। कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार राज्य में गंगा नदी से मिलती है। और कोसी नदी को बिहार का क्या बोला जाता है? शोक, क्योंकि कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, फेमस है। अगला देख लीजिए क्या है, महानंदा नदी। महानंदा नदी गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा नदी की सबसे पूर्वी अथवा अंतिम सहायक नदी है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर है?